आपका अपने चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम देखने वाले हैं 2019 और सेमेस्टर नंबर 6 का इलेक्टिव पेपर एडवांस कंस्ट्रक्शन एंड टेक्निक इक्विपमेंट्स का सॉल्यूशन, जो कि ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चंस हैं और सब्जेक्टिव। आइए देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? डंप ट्रैक्स आर ऑप्शन नंबर ए सेल्फ प्रोपेल्ड हॉलिंग इक्विपमेंट, टाउड हॉलिंग इक्विपमेंट, सेल्फ प्रोपेल्ड एग्जीक्यूटिंग इक्विपमेंट एंड नन ऑफ दीज। मतलब डंप ट्रैक्स क्या होता है? बेसिकली ट्रैक्स नहीं है, ट्रक्स है। तो डंप ट्रक्स क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि स्वयं खुद से ठेलते हैं या खींचते हैं वो है, या फिर थोड़ा सा टॉड खींचने वाला इक्विपमेंट है, कि खुद से एग्जीक्यूटिव इक्विपमेंट है, मतलब खुदाई करता है, ठेलता भी है, या इनमें से कोई नहीं। तो डंप ट्रक्स कौन होता है? आप लोग देखे होंगे घर में जो कचरा गाड़ी आता होगा, चाहे न्यू मॉडर्न का जो ट्रक होता है जिसमें से डायरेक्ट मिट्टी उठता है ऊपर से नीचे को गिर जाता है, उसी को बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये बेसिकली 3 तरह का होते हैं। कौन कौन? रियर डंप ट्रक, साइड डंप ट्रक और बॉटम डंप ट्रक्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? साइज ऑफ पावर सोवेल इज गवर्न्ड बाय। पावर सोवेल का जो साइज है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ये मुख्य रूप से साइज ऑफ डीपर पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ टायर, कैपेसिटी ऑफ इंजन पे डिपेंड नहीं करता है। मुख्य रूप से किससे पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ डीपर के कारण ही गवर्न्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो टाइप ऑफ ड्रैग लाइन्स आर। टाइप ऑफ ड्रैग लाइन्स आर। तो टोटल कितने तरह के ड्रैग लाइन्स होते हैं? 3। ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन ड्रैग लाइन होते हैं? व्हील या माउंटेड ड्रैग लाइन होता है, क्राउलर CRAWLER क्राउलर माउंटेड ड्रैग लाइन, ट्रक माउंटेड ड्रैग लाइन, या इसी को क्या बोलते हैं? पोर्टेबल ड्रैग लाइन। तो टोटल 3 तरह का ड्रैग लाइन होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल कॉन्क्रीट। इनमें से कौन सा स्पेशल कॉन्क्रीट है? तो इसमें चारों क्या आपका स्पेशल कॉन्क्रीट है। स्पेशल कॉन्क्रीट बेसिकली हम लोग उसको बोलते हैं जिसको हम लोग नॉर्मल सिचुएशन को छोड़ के जहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ हॉट वेदर कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं, कोल्ड वेदर कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं, ये सब नॉर्मल कंडीशन में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अंडर वाटर कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं, तो ये सब वहाँ पे क्या हो गया? ये सारे कॉन्क्रीट का हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल कॉन्क्रीट बोलते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो पूछता है कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर कोल्ड वेदर कॉन्क्रीट इज। मतलब भारतीय मानक के अनुसार ठंड मौसमी कंक्रीट के लिए तापमान क्या होता है? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इंडियन स्टैंडर्ड उसको कितना माना है? बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, या 5 डिग्री सेल्सियस भी इंक्लूड हो जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की तो कॉन्क्रीटिंग इन हॉट वेदर विल रिजल्ट इन। अगर हम गर्म मौसम में कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा? क्या पानी का डिमांड बढ़ जाएगा? हाँ जी, बढ़ जाएगा। वर्केबिलिटी घट जाएगा? हाँ, घट जाएगा। रैपिड सेटिंग सीमेंट होगा? ऑफ कोर्स। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। बात करें क्वेश्चन नंबर 7, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट इज। रेडी मिक्स कॉन्क्रीट किसको बोलते हैं? जो पहले से हम फैक्ट्री वगैरह से तैयार करके लाते हैं, ट्रांसपोर्ट करके, जहाँ साइड काम चल रहा है पहले ही से हम कॉन्क्रीट बना लिए, और जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे आके कॉन्क्रीट गिरा के उसको तुरंत यूज में ला रहे हैं। तो इसके अनुसार पहला क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस्ड अंडर फैक्ट्री कंडीशन। बिल्कुल सही जवाब है। स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। बिल्कुल सही जवाब है। इससे क्या पता चलता है कि आप M15, M20, M30 किस तरह का आप रेडी मिक्स कॉन्क्रीट बनाए हैं। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दोनों सही है, बोथ ए एंड बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की तो कहता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइबर इन कॉन्क्रीट इज। फाइबर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्क्रीट कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है सीसल, क्वायर, स्टील, बेसाल्ट। तो आप लोग स्टील बेसाल्ट के नाम से जानते होंगे। क्वायर किसको बोलते हैं? नारियल वाला जो रस्सी रहता है ना,
उसमें जो रेशा रहता है उसी को बोलते हैं क्वेर। और सीसेल क्या होता है, घर में देखते होंगे कि पुताई उताई करने वक्त एगो पुताई करने वाला आता था पहले, चूना वाला पतरा पतरा करके रेशा टाइप से फाइबर, उसी को सीसेल बोलते थे। पर इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या करा कि मोस्ट कॉमनली यूज फाइबर्स इन कॉन्क्रीट, तो इसका सही आंसर है स्टील। हम लोग ज़्यादातर कौन सा इस्तेमाल करते हैं, स्टील का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि क्वायर है जो इसमें नारियल है, तो ये क्या करेगा, पानी को ऑब्जर्व करेगा, तो ये कंक्रीट के लिए सही नहीं है, उतना सही नहीं है। सीसेल वगैरह हो गए तो ये सब उतना टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है जितना स्टील करता है, और ये आसानी से मिल जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की। एक बार थोड़ा स्टील फाइबर के बारे में थोड़ा कुछ और जान लेते हैं। स्टील फाइबर हम लोग यूज क्यों करते हैं कंक्रीट में, क्योंकि स्टील फाइबर क्या करता है ना कि इसका टफनेस बढ़ा देगा, हार्डनेस बढ़ा देगा, ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगा कंक्रीट, और सबसे बड़ा बात ये भी है कि ये कोरोजन और रस्ट स्ट्रेन से बचाता है कंक्रीट को। तो ये सब खूबियाँ हैं इसमें। और जनरली जो इसमें हम स्टील का जो फाइबर यूज करते हैं ना, वो राउंड फाइबर यूज करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पॉलीमराइजेशन फॉर पॉलीमर कंक्रीट कैन बी डन बाय, जो हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं पॉलीमर कंक्रीट का, वो हम लोग किसके कौन से मेथड से करते हैं। तो हम लोग उसमें कैटालिस्ट प्रमोटर रिएक्शन भी इस्तेमाल होता है, थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन भी इस्तेमाल, और रेडिएशन भी, ये तीनों। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द एबव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट्स फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोपोर्शन इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, ये तो हर किसी को पता होगा, क्या बोलते हैं इसको, बैचिंग। कह रहा है कि प्रॉपर कितना होना चाहिए और एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ हम जो कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स को यूनिफॉर्मली प्रोपोर्शन में डालते हैं, मिलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बैचिंग बोलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कि प्रॉपर बैचिंग कंक्रीट इंश्योर, अगर हम सही तरीके से बैचिंग करेंगे तो हमको क्या फ़ायदा होगा, इकोनॉमिकल होगा, ज़्यादा सामान खर्च नहीं होगा, वर्केबिलिटी आसान होगा, इजीली हम वर्केबल कर सकेंगे, और स्ट्रेंथ भी क्या होगा उसका, अच्छा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज, कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने का मेन पर्पस क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो टू एलिमिनेट एयर वॉइड, यस भाई, कोई भी चीज़ को कॉम्पैक्ट करें कंक्रीट को तो एयर वॉइड तो हमको निकालना ही है वहाँ से। टू अचीव मैक्सिमम डेंसिटी, हाँ आपने सॉइल में भी देखते होंगे कि हम कॉम्पैक्शन करते हैं तो डेंसिटी बढ़ता है, तो कंक्रीट में भी ऑब्जेक्टिव होता है कॉम्पैक्शन करने का कि मेरा मैक्सिमम डेंसिटी क्या हो, अचीव हो। टू प्रोवाइड इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन कंक्रीट एंड एम्बेडेड मटेरियल्स, कंक्रीट होता है और उसमें जो एम्बेडेड मटेरियल्स है उसके बीच का जो इंटीमेट कांटेक्ट बने, इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सब सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 का कि प्री स्ट्रेसिंग कैन एलिमिनेट, हम लोग प्री स्ट्रेसिंग करने का मेन मकसद क्या होता है, वो क्या हटाता है, वो कम करता है क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्या कम कर देता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये ध्यान में रखिएगा कि प्री स्ट्रेसिंग क्या करता है, रिड्यूस कर देता है किसको, कंप्रेसिव स्ट्रेस को करता है। शियर स्ट्रेस और बियर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस तो रहता ही है उसमें, तो मेन मकसद है कंप्रेसिव स्ट्रेस को कम कर देता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका थोड़ा समझने वाला चीज़। इसमें क्या करता है कि द होल कॉन्क्रीट एरिया इज इफेक्टिव इन, पूरा कॉन्क्रीट एरिया किस में इफेक्टिव होता है। तो पी स्ट्रेस कॉन्क्रीट में भी हम रेनफोर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, रेडीमिक्स कंक्रीट में भी इस्तेमाल करते हैं, आरसीसी में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पीसीसी जो होता है आपका उसमें क्या होता है, पूरा एरिया इफेक्ट होता है कंक्रीट का, हर एरिया, आप चाहे उसका साइड ले ले, अपर ले ले, हर एरिया। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है कि फ्रेशनेट सिस्टम इज यूज्ड फॉर, तो फ्रेशनेट सिस्टम हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, पोस्ट टेंशनिंग के लिए, किसके लिए, पोस्ट टेंशनिंग के लिए। अब प्री टेंशनिंग के लिए कौन कौन सा सिस्टम यूज होता है, तो होयर्स लॉन्ग लाइन मेथड, ये प्री टेंशन में इस्तेमाल होता है।
पोस्ट टेंशनिंग में और कौन कौन यूज होता है, गिफेड हो गया, उडैल हो गया, मैग्नेट वेल्टन हो गया, गिफेड उडैल साथ में बोलते हैं, मैग्नेट वेल्टन हो गया, ये सब पोस्ट टेंशन का हो गया, फ्रेस्टनेट हो गया। और प्री टेंशनिंग का कौन बताएं हम, होयस लॉन्ग लाइन मेथड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पाइल ड्राइविंग हैमर्स आर, कितने तरह के पाइल ड्राइविंग हैमर होते हैं? जनरली बहुत तरह के होते हैं, लेकिन 4-5 तरीके होते हैं, लेकिन मेनली वो 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन? एक सिंगल एक्टिंग, एक हो गया सिंगल एक्टिंग, दूसरा हो जाएगा डबल एक्टिंग, और तीसरा हो जाएगा डिफरेंशियल एक्टिंग। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? डिफरेंशियल एक्टिंग। ये मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, इसी में अलग अलग के टाइप आते हैं। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका पहले देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या था? सही 3। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। प्लाईवुड क्या है? तो प्लाईवुड एक सिंथेटिक मटेरियल है? नहीं भाई, संपूर्ण सिंथेटिक पदार्थ नहीं है, ना ही पूरी तरह से नेचुरल पदार्थ है ये। तो क्या है? हम लोग लकड़ी से बनाते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर सी इससे। ए मटेरियल प्रोसेस्ड एंड डेवलप्ड फ्रॉम वुड एज ए सोर्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि द मैक्सिमम मिक्सिंग टाइम ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट इन मिक्सचर इज लिमिटेड टू, कितना मैक्सिमम टाइम होता है मिक्सिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट को, मिक्सचर इज लिमिटेड टू। इस क्वेश्चन में इसने टाइम का यूनिट नहीं बताया दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे मिनट में होंगे यूनिट। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं? 2 मिनट मिक्स करते हैं। आजकल नया ज़माना आ गया, जो पहले का जो पुराना इक्विपमेंट था उस सब में हम लोग 2 मिनट कम से कम मिक्स करते थे, मैक्सिमम मिक्सिंग टाइम होता था। और अब जो नया आया, मॉडर्न आया, वो सब तो 30 सेकंड, 32 सेकंड, 40 सेकंड, इसी में हो जाता है काम आपका। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, मिनट में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कह रहा है कि द कॉम्पेक्शन ऑफ कॉन्क्रीट हीप यूजिंग नीडल वाइब्रेटर इज मोस्ट इफेक्टिव इन। नीडल वाइब्रेटर का काम क्या होता है? वाइड को हटाना, एक तरह से कॉम्पेक्शन करना। तो जब हम कॉम्पेक्शन ऑफ कॉन्क्रीट हीप करते हैं नीडल वाइब्रेटर का, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है? तो पहला क्या कहता है कि द पोकर इन इमर्स्ड इन कॉन्क्रीट एट ए स्पेसिंग ऑफ 12 to 15 टाइम द डायमीटर इज पोकर। कहता है कि हम उस पोकर को इमर्स कर कॉन्क्रीट में कितना, 12 से 15 टाइम जो पोकर का डायमीटर है उसके स्पेसिंग पे। तो हाँ, सही बात है। द पोकर इज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ कॉन्क्रीट हिप, ये भी सही है कि कम से कम सेंटर के आसपास होना चाहिए। और वाइब्रेटर इज अलाउड टू पेनिट्रेट वर्टिकली। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। कहीं कहीं हम लोग नीडल वाइब्रेटर को इंक्लाइंड करके देते हैं ताकि कॉन्क्रीट फेल ना करे, कॉम्पैक्ट अच्छे से हो। पर पोकर के केस में हम लोग क्या करते हैं कि ये सब क्राइटेरिया ए और बी रखने के बाद हम लोग वर्टिकली भी करेंगे तो दिक्कत नहीं है। तो आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। और अगर इसमें पोकर का चर्चा नहीं किया होता तो हम लोग जो थर्ड पॉइंट होता वो क्या हो जाता, वर्टिकली नहीं हो के क्या होता, एंगुलर हो जाता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्या कहता है कि द पुल आउट रेजिस्टेंस ऑफ फाइबर्स इन फाइबर रेनफोर्स कॉन्क्रीट डज नॉट डिपेंड ऑन। कहता है कि जो हम खींचते हैं फाइबर्स में, वो रेनफोर्स कॉन्क्रीट किस पे डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि फाइबर का बाहर निकालने का प्रतिरोध फाइबर प्रबलित कंक्रीट में निम्न में निर्भर नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो नंबर ऑफ फाइबर्स क्रॉसिंग द क्रैक पे डिपेंड करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? कितना नंबर है। लेंथ ऑफ फाइबर्स पे डिपेंड करेगा, डायमीटर ऑफ फाइबर्स पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड नहीं करेगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट द यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग। तो ये आप लिख सकते हैं प्लास्टिक का यूज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में कहाँ कहाँ करते हैं। हाउ प्लास्टिक्स आर क्लासिफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट इज फेरो सीमेंट एंड फाइबर रेनफोर्स कॉन्क्रीट। फेरो सीमेंट क्या है और फाइबर रेनफोर्स कॉन्क्रीट क्या है, या व्हाट इज रेडी मिक्स कॉन्क्रीट एक्सप्लेन। तो ये आपको इसके आंसर लिखने हैं। अब सारे सब्जेक्टिव सवाल हैं और थियोरेटिकल हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क का ज़रूरी क्या है? फॉर्म वर्क क्या होता है? कोई भी पिलर वगैरह, कॉलम वगैरह
या ढलैया वगैरह करना रहता है तो उसके पहले एक देखते होंगे कि सेंटिंग का काम किया जाता है, लोग बोलते हैं वो भी एक तरह का फॉर्म वर्क है। उसकी ज़रूरत क्या है ये आपको लिखना है। एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ टेलीस्कोप क्रॉप्स, टेलीस्कोपिक प्रोप्स की उपयोगिता की व्याख्या करें। यहाँ टेलीस्कोपिक प्रॉप्स अलग होगा। एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ टेलीस्कोपिक प्रॉप्स। बात करें अगले क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द सिचुएशन वेयर द टावर क्रेन्स आर बीइंग यूज्ड। वो सिचुएशन को बताना है जहाँ हम लोग टावर क्रेन्स का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे लंबे लंबे बिल्डिंग बनाना होता है तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सब चीज़ का, और बहुत जगह इस्तेमाल होता है। एक्सप्लेन द कैपेसिटी एंड यूजेज ऑफ डंपर्स। डंपर्स का कैपेसिटी और यूजेज को बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पावर स्वेल, स्टेट द यूजेज ऑफ पावर स्वेल्स। या आपको आसानी से ये सब का आंसर लिख लेंगे। बात करें और क्वेश्चन की, तो और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टेट द टाइप्स एंड यूजेज ऑफ कॉन्क्रीट वाइब्रेटर। स्टेट द टाइप्स एंड यूजेज ऑफ कॉन्क्रीट वाइब्रेटर। कॉन्क्रीट वाइब्रेटर का टाइप्स और यूज आपको लिखना है। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, डिस्क्राइब द एडहेसिव एंड देयर इंपॉर्टेंस एज बिल्डिंग मटेरियल। एडहेसिव का डिस्क्राइब करना ब्रीफली, और उसको हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में इम्पोर्टेंस क्या है ये बताना है, तो ये आपको पता होगा। बात करते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ साउंड प्रूफिंग मटेरियल। साउंड प्रूफिंग मटेरियल का आपको क्या करना है, उसका प्रॉपर्टी को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। साउंड प्रूफिंग मटेरियल कहने का मतलब क्या है, बहुत जगह घर जो बनता है वो अंदर से उसमें साउंड प्रूफिंग मटेरियल डाला जाता है ताकि नॉइज़ वगैरह ज़्यादा ना हो। जैसे सिनेमा हॉल वगैरह हो गया है, ऑडिटोरियम हॉल हो गया, यहाँ साउंड प्रूफिंग मटेरियल का इस्तेमाल होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8, विच मटेरियल आर यूज्ड इन प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट एंड वाई। प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट में कौन सा मटेरियल यूज होता है और क्यों होता है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ रोलर कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो शॉर्ट नोट लिखना है किस पे आपको, कॉन्क्रीट मिक्सचर पे एंड पंपिंग ऑफ कॉन्क्रीट पे। बात करते अगले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 का और क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक फॉर कॉन्क्रीटिंग अंडर वाटर। पानी के अंदर कॉन्क्रीटिंग करने का वेरियस टेक्निक्स के बारे में आपको बताना है। तो ट्रिमी पाइप के थ्रू करते हैं और बहुत सारे तरीका है। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म वर्क्स यूज्ड इन एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। बहुत तरह का जो हम वेरियस फॉर्म वर्क इस्तेमाल करते हैं एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक में, उसका आपको टाइप्स लिखना और उसको एक्सप्लेन करना है। स्टेट द वेरियस प्रिकॉशन एंड सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट पे वेरियस प्रिकॉशन क्या क्या लें और सेफ्टी मेजर्स क्या लें ताकि लोग सेफ रहें, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्या कहता है, स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ पाइल हैमर्स एंड एक्सप्लेन वन ऑफ देम। वेरियस तरफ ऑफ पाइल हैमर्स आपको लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है एक एक करके। फिर कहता है क्या, स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेडी मिक्स कॉन्क्रीट। रेडी मिक्स कॉन्क्रीट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका, हो गया दोस्तों ख़त्म। तो ये आपका था पेपर, किसका था, एडवांस कंस्ट्रक्शन एंड टेक्निक्स। तो ये 6 सेमेस्टर का है, शायद इलेक्टिव पेपर होता है ये। तो होप करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और वीडियो तक अंत में रहने के लिए धन्यवाद।